अनिल जैन साहब। ये अभी तो हो क्या रहा है, बताया मतलब कहीं के दर्शक मुझे कहते हैं कि आप बीच में हंस देते, मैंने कहा देखो, पीड़ा पीड़ा और दुख की व्यक्त करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप रो दो या आप हंस दो। तो मुझे रोने से बड़ा अच्छा हंसना लगता है, तो मैं हंस देता हूँ। तो ये अब आरबीआई ने, अच्छा आरबीआई भी की भी क्या कोई मजबूरी रही होगी क्या कि इतनी चहीती व्यक्ति को आखिरकार ये अल्टीमेटम देना पड़ा? कुछ कहीं गड़बड़ तो हुई होगी कहीं, ये विजय शेखर शर्मा जी से, वरना आपको अल्टीमेटम मिलता रहा, लेकिन इतना सख्त रुख जो है, तो फिर अब जाके आरबीआई ने अपनाया, तब जाके इनका जो है बंटाधार हुआ। मयूर जी, कोई ना कोई कारण तो होगा जिसको आज शायद हम नहीं देख पा रहे, लेकिन अभी दिनेश जी थे पैनल पे और उन्होंने कहा कि भाई अब नए नए भी आ रहे हैं, इस किस्म के जियो का आ रहा है या और का आ रहा है। तो ये जब से सरकार बनी है, ये बार बार इस बात को साबित कर चुकी है कि इस देश में जब से नई सरकार बनी है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म चल रहा है, जिसको अपनी आम भाषा में कहते हैं यारबाज पूंजीवाद। यानी अपने जो यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जो अपने लोग हैं, उनको भला हो और बाकियों को रगड़ दो। और एक हमारे देश में या पूरी दुनिया में न्याय की जो मूर्ति होती है, वो ये दिखाते हैं कि एक देवी है, उसके हाथ में एक तराजू है और उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। यानी वो भेदभाव नहीं करती कि न्याय की देवी कि भाई ये मेरा है, ये पराया है, उसके लिए सब बराबर है। लेकिन आप ईडी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, 95-97% जिन लोगों के ऊपर ईडी के केस लग रहे हैं, वो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, जबकि वो सत्ता में नहीं है। उनके जो 20-20, 25-25 साल पुराने जो गड़े मुर्दे हैं, वो उखाड़ करके उनको झाड़ फूंक करके उनके केस बनाए जा रहे हैं। अगर आप तेजस्वी यादव का लें तो वो तो नाबालिग था, बच्चा था, उसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं थी, तब के उसका केस उठा पता नहीं निकाल दिया। तो ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की एक इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसके दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर भर दिया गया है। भर दिया गया। तो उसको क्या है कि इसके चलते ना तो उसको बेरोजगारी नजर आ रही, ना उसको महंगाई नजर आ रही, और इतना पागल हो चुका है कि कहता है कि भाई पेट्रोल चाहे 1000 लीटर हो जाए हम फिर भी ठीक है ना, हमने तो शेर पाला तो खर्चा भी उठाएंगे। इस तरह की उल जलूल बातें करता है। तो हाँ, आज से वो 7 तो साल पहले, हाँ, राहुल गांधी ने जब 2016 में ही कह दिया था। अब आप राहुल गांधी को कुछ भी नाम देते रहे, लेकिन उस आदमी ने प्रेडिक्शन कर दी थी, उसने कोरोना की प्रेडिक्शन की थी कि कोरोना आने वाला है, उसका आप करो कुछ। और तब सरकार नहीं चाहती थी, जब बिल्कुल सर पे आ गया कोरोना, जब जिसको कहते हैं कि लॉकडाउन की तब वो तो आ गई, सरकार ने वो नमस्ते ट्रम्प किया मोटेरा हाँ, तब स्टेडियम में, नमस्ते ट्रंप कर दिया, बताइए। 1,00,000 और लोगों जब को बिल्कुल इकट्ठा सर किया। पे आके बैठ गया वो, तो कहते हैं नहीं ये तो 18 दिन का युद्ध है, महाभारत का भी हुआ था, थाली बजाओ दीप और दिया जलाओ घर के आगे। और मतलब कितनी नॉन साइंटिफिक बातें होती है और लोग बाग उसको मान लेते हैं और उस रो में बह जाते हैं। तो ये जी जब से ये नोटबंदी हुई थी, उसके पीछे क्या कारण हुए, अलग अलग थ्योरीज निकल के आती हैं। लेकिन ये एक बात तो एक तथ्य है कि हमारे देश के जो भी लघु और मध्यम उद्योग थे, उनका इस जीएसटी वाले मामले ने भट्टा बिठा दिया। और अगर इसमें कोई तरा, तो वो पेटीएम वाले साहब जो विजय शेखर शर्मा जी जो हैं, वो एकदम वो बड़े फुल पेज एडवर्टाइजमेंट देने लग गए मोदी जी के। और 7 साल से बताइए, एक एक पैन कार्ड के ऊपर 1-1 हजार फोन काम कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, 1-1 हजार से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 हजार भी कोई बता रहा था ये। और ये चल रहा है 7 सालों से। इसमें ईडी चुप है, इसमें ईडी का ना ध्यान जा रहा, ना सीबीआई का ध्यान जा रहा, ना इनकम टैक्स का ध्यान जा रहा। क्योंकि जैसे वोरा साहब भी कह के गए, वो आदमी सेल्फी खींच करके डाल देता है मोदी जी की, तो उसके उसकी वही नहीं होती। तो एक सारा का सारा जिसको कहते हैं ना सिस्टम, एकदम मयूर जी बिगड़ चुका है और बिल्कुल फटने को हो रहा है। आज शेयर मार्केट में जो पेटीएम का शेयर था और लोगों ने जी। भाई भाई तो मोदी जी के नजदीकी है, तो उसकी कीमतें जो है, जो उसका जो लॉन्च प्राइस था उसके 25% रह गई है। और वो तो उसमें जो है बंद कर दिया स्टॉक एक्सचेंजिंग बेस में, और नहीं होता, नहीं तो हो सकता है वो 5%, 10% पे आ जाती। तो
ये 18,000 करोड़ जो है आम लोगों का आज डूब गया है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कौन उसको जवाब देगा? कोई लेना देना नहीं, कोई सवाल पूछ नहीं रहा। अगर और कोई सरकार होती और पहले जैसा मीडिया होता तो कपड़े फाड़ दिए जाते सरकार के या वित्त मंत्री के या प्रधानमंत्री के। आज कोई पूछने को भी तैयार नहीं। तो देखिए आगे क्या होता है जी। जी स्वामी जी, अखिल स्वामी जी, अब आप तो अर्थशास्त्र के आजीवन जो है व्याख्याता और शिक्षक रहे हैं, ये क्या घपला क्या है गुरु, ये बता दें। अगर ये दिनेश जी काफी कुछ कह के गए हैं, लेकिन आपसे भी इसमें थोड़ा और विस्तार से बनना चाहेंगे। नहीं मयूर जी, मुझे नहीं लग रहा कि मैं अर्थशास्त्री हूं और फाइनेंस का प्रोफेसर हूं। मेरे ख्याल से ये डिस्कशन आपको 1 to 1 रखना चाहिए था दिनेश वोरा जी से। अच्छा, क्योंकि ये पैनल बिठाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सारा जो जानकारी थी वो तो दिनेश वोरा साहब ने दे ही दी। जी मोस्ट ऑफ द बात सही है। लेकिन अरुण जी को एक चीज मैं बताऊं, आपको पेंशन अगर ऑनलाइन भी आती है तब भी ईडी आपको अरेस्ट कर सकती है। आपको अरेस्ट करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाएगी, 5,000 रुपए आपने कैसे खर्च किए, 1.5 साल के बाद प्रूव होगा कि आपने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया और आप छूट जाएंगे, लेकिन 1.5 साल आप जेल में रहेंगे। इसलिए इस गलत फहमी मत रहिए। देखिए असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा यह है, एक पब्लिक इशू लॉन्च होता है, लाखों करोड़ों लोग उसमें पैसा लगाते हैं। ये इंटरनेशनल फ्रॉड का मसला है। इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा लगाते हैं और वो लिस्ट शेयर जो होता है पहले ही दिन 30-40% गिर जाता है और लॉस होता है सबका। इसके बाद पिछले 4 दिन से ये शेयर 20% के सर्किट ब्रेकर को रोका जाता है और आज यही शेयर 12% बढ़ा है। जियो फाइनेंस का शेयर आज 13% बढ़ा है। अब कोई पूछे, जैसे अनिल जी ने कहा, लगातार एक हफ्ते से 20% के सर्किट ब्रेकर्स को ये तोड़ रहा था, आज 12% क्यों बढ़ा? अगर दिनेश जी जैसा कह रहे थे कि लॉस मेकिंग है, सारे रेवेन्यू स्ट्रीम खत्म हो गए हैं, तो आज 12% शेयर क्यों बढ़ा?